नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो हरिद्वार से खबर, जहां के निरंजनी अखाड़े में संतों की बैठक हुई है, जिसमें तय किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को ही बनाया जाएगा। बलबीर गिरी बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे। उन्हें पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सुपरविजन में ही बोर्ड बाघंबरी गद्दी का संचालन करेगा। तो कहीं ना कहीं आधे अधिकार बलबीर को दिए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बलबीर गिरी ही जो मठ की गद्दी है उसे संभालेंगे। लेकिन इसमें कुछ बैठक में तय भी किया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को बनाया जाएगा। बलबीर गिरी बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उन्हें पूरे अधिकार नहीं दिए जाएंगे। सुपरवाइजिंग बोर्ड बाघंबरी गद्दी का संचालन करेगा। जो परंपरागत हमारी वसीयत होती है उस हिसाब से वसीयत को नहीं लिखा गया है, परंतु हमें जो भी वसीयत लिखी गई उसको मानना है, क्योंकि उसमें जिसका भी नाम दिया उसको हमें मानना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे अखाड़े का जो नियम है वो ये है कि हमें एक बोर्ड का गठन करना है। वो बोर्ड जो है जो मठ मंदिर उसकी निगरानी करेगा, ताकि ऐसा जो हमारा वो होने वाला महंत वहाँ बैठेगा वो ऐसा कोई कार्य न करे जो समाज के विपरीत हो, जो धर्म के विपरीत हो। वो जो जैसे आपको मैं ये बताऊं कि कहीं भी किसी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, लगातार अगर पंच परमेश्वरों की बात की जाए तो वो यही कहते रहे कि थोड़ी सी शंका उनको इस जो विल को लेकर वो बनी हुई थी। उन्होंने अब इसी को लेकर इस तरह का फैसला लिया है कि बाघंबरी गद्दी तो मिल जाएगी बलबीर गिरी को, लेकिन संचालन जो होगा वो निरंजनी अखाड़े के पास रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी का एक सुसाइड नोट सबके सामने आया है और उसमें ऐसी इच्छा जताई गई है कि बलबीर गिरी को ही जो है बाघंबरी गद्दी का महंत बनाया जाए, उन्हीं को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो जो आज यहाँ पर निरंजनी अखाड़े में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें निरंजनी अखाड़े के सभी प्रमुख साधु संत, चाहे वो सचिव हो निरंजनी अखाड़े के, आचार्य महामंडलेश्वर हो, वो शामिल रहे। और उन्होंने ये निर्णय भी किया कि नरेंद्र गिरी की जो अंतिम इच्छा थी उसका सम्मान किया जाएगा और उस वसीयत को जो है स्वीकार भी किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जैसा कि रविंद्रपुरी सचिव ने बताया कि ये पूरी परंपरागत और एक विधिवत रूप से वसीयत नहीं है, इस तरह की व्यवस्थाएं आमतौर पर अखाड़ों में नहीं होती है कि वसीयत के आधार पर किसी को भी उत्तराधिकारी बना दिया जाए। लेकिन क्योंकि जो नरेंद्र गिरी थे वो प्रमुख संत थे, निरंजनी अखाड़े के सबसे वो सीनियर संत थे, तो उनकी इच्छा का सम्मान किया जा रहा है और बलबीर गिरी को बाघंबरी गद्दी का उनका उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है और बाघंबरी गद्दी पर उनकी ताजपोशी जो है वो की जाएगी। लेकिन इसमें भी क्योंकि इससे पहले भी अखाड़ों के साधु संतों पर कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, उनकी खरीद फरोख्त की जा सकती है, तो इस तरह की संभावनाएं आगे के लिए ना रहें, इसके लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो महंत के ऊपर बैठाया जाएगा, वो निगरानी करेगा और महंत जो है उनके सुझाव पर ही आगे का काम करेंगे। और जो गद्दी है उसका संचालन की बात हो रही है, ये जो गद्दी है बाघंबरी मठ की, वो कब बलबीर गिरी को सौंपी जाएगी, कोई तारीख रखी गई? और जो बात हो रही है कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें कौन साधु संत या किस तरह से उसको चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा, कौन इसके सदस्य होंगे? देखिए, 5 तारीख को जो नरेंद्र गिरी हैं, दिवंगत नरेंद्र गिरी, उनका षोडशी संस्कार होगा। उसी षोडशी संस्कार कार्यक्रम में जो है गद्दी जो बलबीर गिरी की जो है वहां पर ये गद्दी जो है उनको सौंपी जाएगी। ये 5 तारीख की ही तारीख बताई जा रही है। और जहां तक बोर्ड में सदस्यों का सवाल है तो 5 सदस्यीय ये बोर्ड बनाया गया है और इसमें अखाड़े के जो पंच हैं, जो सचिव हैं और जो दूसरे प्रमुख पदाधिकारी हैं, इस तरह के 5 लोग इसमें जोड़े गए हैं। और ये सभी जो संत हैं ये अपने दिशा निर्देश में ही, ये इनके दिशा निर्देश में ही बलबीर गिरी को काम करना होगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित जानकारी देने के लिए। तो अब ये फैसला हो गया है कि तय किया गया है महंत नरेंद्र गिरी का उत्तराधिकारी जो होगा वो बलबीर गिरी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बलबीर गिरी पूर्णतः वो जो मठ है उस पर उनका अधिकार नहीं होगा। एक बोर्ड बनाकर इसका संचालन किया जाएगा और अब इसी तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा जो बाघंबरी गद्दी है। और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में कल रात हरिद्वार पहुंची सीबीआई की टीम छानबीन करने के बाद रवाना हो गई। सीबीआई की टीम हरिद्वार में करीब 16 घंटे तक रही, जहां आनंद गिरी के आश्रम में 7 घंटे से ज्यादा छानबीन की गई। सीबीआई की टीम ने आश्रम से लैपटॉप, जरूरी दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई ने आनंद गिरी के करीबियों से भी इस दौरान पूछताछ की। हरिद्वार में करीब 6 लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की है।
भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। क्यों इतना परेशान हो रही है? भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। क्यों इतना परेशान हो रही है? और इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, अब तो सीबीआई की टीम रवाना हो चुकी है वहां से जांच पड़ताल के बाद। इस जांच पड़ताल में क्या कुछ अब तक निकलकर सामने आया? नहीं, क्योंकि सीबीआई की टीम करीब 16 घंटे हरिद्वार में रुकी है, क्योंकि कल 7:30 बजे टीम यहाँ हरिद्वार पहुंची थी। उसके बाद टीम जो आश्रम है आनंद गिरी का, उस आश्रम में करीब 7 घंटे टीम ने बिताए हैं, जहां से सीबीआई की टीम को एक लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले थे। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने करीब आधा दर्जन लोगों से भी बातचीत की है, जो कि महंत आनंद गिरी के साथ के लोग थे, मतलब जो उनके साथ रहते थे। वहीं सीबीआई की टीम जब पूरे दस्तावेज और ये पूरा खंगाल के अपने साथ ले गई है। बताया ये जा रहा है कि जो ये लैपटॉप है, लैपटॉप एक अहम कड़ी यहाँ पे इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी ने जिस सुसाइड नोट पे एक वीडियो की बात की थी कि कोई आपत्तिजनक वीडियो की जो बात लिखी गई थी, उस बात को लेकर जो लैपटॉप है वो कहीं ना कहीं लिखी गई थी, उस बात को लेकर जो लैपटॉप है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुराग सीबीआई के टीम के लिए माना जा रहा है, क्योंकि सीबीआई की टीम अब यहाँ से निकल चुकी है। ये देखने वाली बात ये होगी कि ये जो हरिद्वार इलाके से सीबीआई की टीम जो दस्तावेज लेगी, जो लोगों से बातचीत की है, सत्येंद्र, 6 लोगों से पूछताछ भी इस दौरान सीबीआई ने की है। क्या वो 6 लोग जो आनंद गिरी का आश्रम है उससे से जुड़े लोग थे? ये बिल्कुल, ये आनंद गिरी के आश्रम से जुड़े भी कुछ लोग थे, कुछ आनंद गिरी के साथ, क्योंकि आनंद गिरी बीच में जब विवाद हुआ था, आनंद गिरी और महंत के साथ जब विवाद चला था, उसके बाद आनंद गिरी का जो आश्रम था वो सीज हो चुका था। उस सीज के दौरान आनंद गिरी कहीं किसी और जगह रहते थे। आनंद गिरी उस समय कहाँ रहे, उन लोगों से भी सीबीआई की टीम ने बुलाकर उनसे पूछताछ की है। अब ये तो देखने ही वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस पूछताछ में निकल के आता है। जी नीलू। ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के गांव में अब कांग्रेस नेता 2 दिन बिताएंगे, जहां पर युवा चौपाल और महिला चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान किसी दलित परिवार के घर पर खाना भी खाएंगे, वहीं पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। कांग्रेस के 13 बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाएंगे, गांव में रुकेंगे, करीब 700 न्याय पंचायतों से सीधा संवाद करेंगे। कोटद्वार के लखनपुर सिगड्डी में हरीश रावत रुकेंगे, जबकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ठाणों में रुकेंगे। कांग्रेस के सह प्रभारी राजेश धरनानी का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ दलितों के वोट को लेकर फायदा उठाया है, उनके लिए किया कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उनको वोट के एक समझता हूँ वोट बैंक के तौर पे एक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उनके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें जो है उनको एक भ्रमित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ये चीज़ भूल चुके हैं। जब भी गरीब आदमी के साथ कोई अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसके लिए अपनी जो है संघर्ष किया है। यहाँ मलिन बस्तियों के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ। जब भी किसी गरीब आदमी के साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है अपनी आवाज बुलंद की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, अब कांग्रेस भी गांव में डेरा डाल रही है और इस दौरान सभी को साधने की कोशिश, उसमें महिला भी है, युवा भी है, दलित भी है, सैनिक भी है। बिल्कुल नीलू, 3 दिन का ये प्रोग्राम होगा। कल 1 तारीख को पहला दिन होगा, 2 तारीख को दूसरा दिन, यानी 2 रात और 3 दिन का ये प्रोग्राम है। 2 अक्टूबर के लिए इसका दिन चुना गया और खासतौर से 700 न्याय पंचायतों को इसके लिए चुना गया। अगर एक न्याय पंचायत में 2 से 3 गांव भी मान लिए जाए तो इस संख्या बहुत बड़ी होती है। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, यहाँ पर सह प्रभारी हैं राजेश धर्माणी, उनका कहना है कि सभी बड़े नेता अलग अलग जगहों पर रुकेंगे, अलग अलग गाँवों में रुकेंगे, और जिन गाँवों में रुकेंगे उसमें उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल नेता भी शामिल होंगे, चाहे वो अभी मौजूदा विधायक हो या फिर जिन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा वो नेता हो। वो सभी वहां पर जाएंगे, गांव के लोगों से मुलाकात करेंगे। और जो बात आपने कही कि महिलाओं को, युवाओं को, सैनिकों को, सबको जोड़ने की कोशिश यहां पर कांग्रेस कर रही है। और 19% उत्तराखंड में दलित वोटर है। खासतौर पर दलितों के घर में जो भोजन का कार्यक्रम रखा गया है उसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि 2022 में कांग्रेस को उम्मीद है कि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आएगा। और इस 3 दिन में वो कहीं ना कहीं दलितों को समझाने में कामयाब रहेंगे कि बीजेपी ने जो करना चाहिए था वो उनके लिए नहीं किया, इसलिए कांग्रेस जब 2022 में आएगी तो दलितों के उत्थान के लिए भी काम करेगी।
नीलू। लेकिन दीपांकर, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो बीजेपी है उन्होंने दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, अब ऐसे में अपनी पार्टी को लेकर कितना लोगों में ये बात कन्वे करने की कोशिश कांग्रेस की होगी कि नहीं, हम वाकई आपके लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी उस स्टैंड पर खरी नहीं उतरती है? बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और अब अक्टूबर के बाद लगभग 3 से 4 महीने का वक्त यहाँ पर इलेक्शन में बचेगा, तो कांग्रेस यहाँ पर पूरी तरह, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, युवा हो, खासतौर गांव में जाकर ये संदेश देने की कोशिश करना चाहती है कि जो भरोसा इससे पहले 2017 से पहले जिस तरह वोटर के तौर पर जनता ने उन पर जताया था, वही भरोसा वो आगे भी जताएं। लेकिन कांग्रेस, जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस की सब अलग अलग राज्यों में, चाहे पंजाब में हो, उत्तराखंड में हो, ऐसे में कांग्रेस कितना कन्वे कर पाएगी अपने मैसेज को, और जो वोटर है वो कितना उनसे कन्विंस हो पाएगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पार्टी के लिए यहाँ पर। चलिए, तो प्रोग्राम की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन लोगों में कितना विश्वास कांग्रेस जगा पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कर्मकार कल्याण बोर्ड से जो अध्यक्ष हैं शमशेर सिंह सत्याल की आखिरकार विदाई हो गई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के करीबी सत्याल को हटा दिया गया। त्रिवेंद्र कार्यकाल में हरक सिंह को हटाकर सत्याल की ताजपोशी हुई थी और लंबे समय से हरक सिंह रावत सत्याल को हटाने की मांग भी कर रहे थे। वहीं कर्मकार बोर्ड के सचिव मधु नेगी चौहान को भी अब हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि श्रम सचिव हरबंस चुंग को भी कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिला है। चुंग गुरुवार को रिटायर हो रहे थे, जबकि पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को बोर्ड का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और कर्मकार कल्याण बोर्ड के मामले पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हुआ, मामले में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब वैसे तो ये सरकार का अंदरूनी मामला है कि किसे अध्यक्ष बनाएं, किसे रखें, किसे हटाएं, लेकिन कर्मकार बोर्ड में जिस तरीके से खींचतान चलती रही और जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, इसकी जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविकता जो है सबके सामने आए। एक संशय की स्थिति है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि कर्मकार बोर्ड में जो है बड़े व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई और उसका परिणाम आपके सामने कि मंत्री और क्या नाम है जो अध्यक्ष है उनमें जो है लगातार खींचतान होती रही है। और टेहरी डैम के पास अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद के मामले में आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मस्जिद के सामान को बौराड़ी की मस्जिद में शिफ्ट किया जा रहा है। मस्जिद में लगाया गया टीन शेड भी हटाया जा रहा है। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग खुद ही अतिक्रमण हटाएंगे। प्रशासन और मस्जिद कमेटी के साथ हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं वसी जमा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान ने कहा कि राष्ट्रहित और शांति व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि विवादित मस्जिद का मामला अभी अल्पसंख्यक आयोग में लंबित है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जिस प्रकार से हमारे साथियों ने लंबे समय संघर्ष किया, तमाम जितने भी संगठन है जिनको राष्ट्र की चिंता थी और एक ऐसा स्थान था जहां पर कि कुछ भी संभव हो सकता था। हमने प्रशासन को सहयोग देते हुए देश हित में और भाईचारा बनाते हुए ये किया, मस्जिद को इस हटाने का जो निर्णय लिया है वो इस शर्त के साथ लिया है कि आयोग में हमारा फैसला विचाराधीन है और उसका फैसला जो जब भी पक्ष में आएगा तो उसको हम मस्जिद को उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। खांडकाला में जो मस्जिद है वो पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी पे है। वहाँ पर पर्यटन विभाग की ज़मीन है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है। उसमें 3 अवैध कब्जे पाए गए थे, उनमें से एक मस्जिद भी थी। एक कब्जा उसमें से हटाया जा चुका है। उसके अलावा मस्जिद और THDC का लेबर कैंप है, इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। झील के पास सन 2001 में बनाई गई विवादित मस्जिद को लेकर अब आज एक नया फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन और जो समिति है, यहाँ पर कमेटी है मस्जिद की, उनके बीच एक निर्णय हुआ है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए और शांति व्यवस्था को देखते हुए राष्ट्र हित में अब मस्जिद को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। यही वो खांडकाला की मस्जिद है जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा था और कहा जा रहा था कि जो पर्यटन विभाग की भूमि है उस पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है। लेकिन उसके बाद ये मामला भी अल्पसंख्यक आयोग में भी पेंडिंग चल रहा है और अल्पसंख्यक आयोग ने इसमें प्रशासन से रिपोर्ट तलब करी, लेकिन प्रशासन और जो मस्जिद की कमेटी है उनके बीच एक निर्णय हुआ जिसमें उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब मस्जिद को यहाँ से बौराड़ी शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में ये फैसला लिया गया और शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी।